हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जैसे पता है कि सीआईटीएस के फाइनल एग्जाम होने वाले हैं और आप लोगों को पीओटी की टेंशन बहुत हो जाती है सभी लोगों को। तो मैं पीओटी के क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हूं जो कि आप लोग 10 दिन में पूरा कवर करा दूंगा। और यहाँ में 300 क्वेश्चन जो कि हमेशा पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन को कराने वाला हूँ। यदि आपको विश्वास नहीं होगा तो एक बार इस 300 क्वेश्चन को वीडियो देख जाइए। लिंक आपको प्लेलिस्ट का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद आप एग्जाम में आकर जरूर कमेंट करेंगे कि मेरा पेपर अच्छा गया है। तो विश्वास के साथ अपनी पढ़ाई करिएगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को 30 तक के क्वेश्चन करवा दिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल स्ट्रेस, इनमें से कौन सा सामाजिक तनाव नहीं है। तो आप लोग का आंसर हुआ था मनोपौज रजनीवृत्ति। इसके बारे में मैं बता भी दिया था रजनीवृत्ति क्या होता है। ये सामाजिक स्ट्रेस नहीं है, ये होता है कि जो लड़कियों के अंदर मासिक वगैरह आती है, पीरियड वगैरह, उनसे है। तो ये एक सामाजिक स्ट्रेस नहीं है, ये एक स्त्री का जो प्रॉब्लम है वो है, ठीक है। सामाजिक स्ट्रेस में क्या हो जाएगा कि प्रियजनों की मृत्यु, वित्तीय समस्या या नौकरी साक्षात्कार, जॉब इंटरव्यू, ये क्या एक सामाजिक स्ट्रेसर है। जैसे जॉब इंटरव्यू क्यों एक सोशल स्ट्रेसर है। मान लीजिए कि आपके घर में कोई ऐसा बंदा है जिसकी जॉब नहीं लग रही है, इंटरव्यू फेस नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सामाजिक प्रॉब्लम है ये। जैसे गांव मोहल्ले में रहते होंगे आप लोग, तो जैसे कोई पॉलिटेक्निक कर लिया या बीटेक कर लिया, उसको जॉब नहीं लग रहा है, तो लोग उसको क्या करते हैं, ताना मारते हैं कि इतने दिन पढ़ाई कर लिया अभी तक कहीं हुआ नहीं। तो ये होता है सामाजिक प्रॉब्लम। चलिए 31 नंबर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिएगा। देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को पीओटी भले ही यहाँ पे मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, लेकिन हमारी और आपकी जो साथ नहीं है ना, ये आप जब तक इंस्ट्रक्टर नहीं बन जाते हैं तब तक साथ रहेंगे हम लोग, और आपको पूरी तैयारी और शेड्यूल के साथ, ठीक है। तो यहाँ में आप लोगों को प्रैक्टिस करिए, जैसे मॉक टेस्ट वगैरह देने के लिए कि आपका एग्जाम कैसे होता है, ये करने के लिए आपके लिए मैं अपने वेबसाइट पे भी मॉक टेस्ट अवेलेबल करवा दिया है। आपको गूगल पे सर्च करना होगा successcareer.co.in, ठीक है। क्या है, successcareer.co.in सर्च करना है। और जो ऊपर वाला सबसे पहले आ रहा है ना, ये इसी को आपको विजिट करना है ना। इसमें देखिए सक्सेस कैरियर, आईटीआई रिजल्ट, मॉक टेस्ट वगैरह आपको दिखेगा। यही क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसको आपको क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आप प्रिंसिपल आप टीचिंग करना चाह रहे हैं ना, तो यहाँ पे पहला ही है ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी आर प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्वेश्चन पेपर फॉर सीआईटीएस फाइनल एग्जाम, मिनी पैटर्न भारत इसकी। और ऐसे ही रिलेटेड सभी मॉक टेस्ट ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी यानी पीओटी को लगाने के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी में आपको चूज करना होगा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तो जितने भी इसके आपको मॉक टेस्ट होंगे आपको मिल जाएगा। चलिए मैं ओपन करके दिखा दे रहा हूँ आप मॉक टेस्ट कैसे लगाएंगे। तो इसको आप लोग ओपन कर लेंगे तो देखिए ये जो सीआईटीएस फाइनल एग्जाम का पीओटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आप लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट मिल जा रहा है। जैसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएसडीसी ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड, ये देख रहे हैं इंग्लिश में है, लेकिन आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करके यदि आप हिंदी में लगाना चाहेंगे तो हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि भारत का राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी में स्थापना किया गया था। कब किया गया था ये आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका आंसर 2008 सोच लीजिए दिमाग में, और उसका जवाब की जांच कर सकते हैं कि 2008 सही है कि नहीं। तो उत्तर ए यानी कि 2008 बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे आप सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं, जो मैं आप लोगों को 31 तक करवा दिया था। अब देखिए यहाँ पे दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट टूल्स फॉर शेड्यूलिंग क्लास वर्क, प्रायोरिटीज एंड ड्यू डेट्स। यहाँ पे आप लोग वीडियो देखेंगे तो एक चीज क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस से लगा सकते हैं, आप कंठस्थ हुआ कि नहीं, याद हुआ कि नहीं, आप मेरे वेबसाइट से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का, ये कक्षाओं, कार्य प्राथमिकता और देय तिथियों को शेड्यूल करने के लिए निम्न से कौन सा सर्वोत्तम टूल है। तो सर्वोत्तम टूल्स किसको माना जाता है, कैलेंडर को माना जाता है। जैसे कोई वर्क है समय से हो जाए, इस शेड्यूल, इस तिथि को हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो ये किससे आप कर पाएंगे, कैलेंडर से ही कर पाएंगे। चलिए ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये मैं टिक लगाते चल रहा हूँ कि आपको पीडीएफ अवेलेबल भी करवा सकूँ। टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया है ए डॉट डॉट इज द वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। एक ऐसा व्यक्ति जो मार्ग जानता है, मार्ग पर चलता है और मार्ग दिखाता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं लीडर। लीडर ही सबसे पहले क्या करता है, आगे चलता है, वो जनता को क्या दिखाता है, मार्ग दिखाता है, और उसी पे जनता को भी चलाने के लिए करता है कि मैं ऐसे आप लोगों को विकास करवा दूंगा गांव में, ये सब जो नेता वगैरह बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है,
लीडर जो होते हैं जो मार्ग जानते हैं, मार्ग पर चलते हैं और मार्ग दिखाते हैं जनता को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी बीट्स आर देयर इन वन निबल। आपको पता होना चाहिए कितने निबल, एक बीट में कितने निबल होते हैं। तो ये कंठस्थ होने के, एक निबल में, एक बीट्स में कितने निबल होते हैं, 4। ये याद रखिएगा, एक बीट में कितने निबल होते हैं, वन निबल में 4 बीट्स होते हैं, वन निबल में 4 बीट। ये याद रखिएगा। ऐसे आपको याद रखना है एक केबी में कितने बाइट होते हैं, तो आपको याद रखिएगा 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होता है। ऐसे ही 1 MB में कितना किलो बाइट होता है, तो 1024 किलो बाइट मिलाकर 1 MB बनते हैं। तो ये आपको याद रखना चाहिए ना। 1024 MB मिलकर 1 GB बनाता है, 1024 GB मिलकर 1 TB बनाता है, 1024 TB यानी कि टेराबाइट मिलकर 1 पेटाबाइट बनाता है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, इससे कहीं से भी क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जा सकते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस। निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल सेवा नहीं है। ईमेल सेवा नहीं है, यह आपको बताना है। तो देखिए याहू मैसेंजर, ये एक याहू मैसेंजर जो है ये एक क्या है, ईमेल सर्विस नहीं है, ठीक है। तो याहू मैसेंजर क्या है, पहले आप सुनते होंगे जब गूगल नहीं था इससे पहले याहू ही चलाया जाता था, जो कि सर्च इंजन था एक। बाकी जीमेल एक क्या है, ये एक ईमेल सर्विस है। रेडिफमेल एक ईमेल सर्विस है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ये ईमेल सर्विस है। अक्सर एग्जाम में गलती काम होता है कि याहू मैसेंजर लगाया तो मार देते हैं मैसेज करने वाला है, यानी कि ईमेल से भी हम लोग मैसेज, तो ये खटाक से आंसर मार देते हैं, जो कि गलत है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक बहुत लोग मार देते हैं क्योंकि इससे नहीं लगता है पढ़ने से कि ये ईमेल सर्विस है, लेकिन ये है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज ब्लूम्स टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव क्रिएटेड। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कब बनाया गया था, कब बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1956 में बनाया गया था ब्लूम्स टेक्सोनोमी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कब बनाया गया था, 1956 में बनाया गया था। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको रट लेना है, याद करना है ये, क्योंकि ये एक स्टेप फॉलो करता है टीचिंग मेथड में। ये मैं आपको समझा दूंगा तो याद हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, दिया है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 4 स्टेप मेथड ऑफ टीचिंग। शिक्षण की 4 चरणीय विधि का सही अनुक्रम क्या होता है? तो देखिए शिक्षण की सही जो अनुक्रम होती है, सही सीक्वेंस होता है, वो है पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। मैं इसको आप लोगों को समझा दे रहा हूं। देखिए पहले आप कोई चीज क्या करते हैं, उसको प्रिपरेशन करते हैं। जब आप उसको प्रिपेयर कर लेंगे, जैसे आप एक इंस्ट्रक्टर है, सोच लीजिए आपको पढ़ाने जाना है आईटीआई में किसी स्टूडेंट को, तो आप क्या करेंगे, एक दिन पहले आपको किताब देखना होगा कौन से चैप्टर आपको पढ़ाना है। तो ये क्या हुआ, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगले दिन क्या पढ़ाना है हमको, वो टॉपिक देख जाते हैं। और अगर मान लीजिए आपको डिजिटली पढ़ाना है, यानी कि आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना है या आपको प्रोजेक्टर के द्वारा बनाना है, तो उसका प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। या प्रेजेंटेशन बना भी लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका यूज क्या होगा, एप्लीकेशन यानी कि लड़कों को कैसे पढ़ाएंगे ये आपको सोचना होगा। जैसे आप लेसन प्लान, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान ये तैयार करते हैं, ये एप्लीकेशन हो गया। उसके बाद जब आप उनको पढ़ा लेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने जो पढ़ाया वो लड़के पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, तो उनका क्या होता है, टेस्टिंग होता है। तो चलिए अब आपको स्टेप याद हो गया होगा। पहले आप क्या करेंगे, पहले तैयारी करेंगे, फिर उसको प्रेजेंट करेंगे। देखिए सबसे पहले तैयारी करेंगे घर पे, उसके बाद वो क्लास में आप क्या कर देंगे, उसको प्रेजेंट कर देंगे। यानी कि आप व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे या प्रोजेक्टर द्वारा या डिजिटल बोर्ड द्वारा क्या करेंगे, जो लड़के 10-15 आपकी क्लास में लड़के रहेंगे उनको आप प्रेजेंट करेंगे, जो आप घर पे प्रिपेयर किए होंगे, और उनका एप्लीकेशन बताएंगे क्या क्या है, और उनकी तैयारी की जांच करने के लिए क्या करेंगे, उनको टेस्ट करेंगे कि मैंने जो पढ़ाया उनको समझ में आया कि नहीं। 1-2 क्वेश्चन लास्ट में पूछ सकते हैं ना, छोटे छोटे। चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप वाज लॉन्च्ड इन। ये अच्छा क्वेश्चन है। नेशनल पॉलिसी स्किल डेवलपमेंट इंटरप्रेन्योरशिप कब लॉन्च किया गया था? कौशल विकास और उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये याद रखिएगा, ये किया गया था 2015 में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। बिल्कुल आप लोग पूरी विश्वास के साथ इस क्लास को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। 300 क्वेश्चन, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम मिनिमम ये 300 क्वेश्चन जो मैं कराया हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का पूरा दे दूंगा पीओटी का, जो कि आपको पूरा कंप्लीट पढ़ के ही जाना है ना। और प्रैक्टिस करिए, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता ही दिया हूं कि आप मेरे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं ना। चलिए
ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए कि 12 नंबर का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डिस्प्ले बोर्ड का एक प्रकार है। तो आपने डिस्प्ले बोर्ड का प्रकार, जिसे आपने सोच लिया चुंबकीय बोर्ड, फ्लैलेन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, ये सभी, तो आपने सोच लिया डी करेक्ट आंसर है। तो आप क्या करेंगे, जो आप चेक करिएगा डी आपका आंसर मिल जाएगा, यानी कि आपने सही है। फिर 13 नंबर का ऐसे करते रहिएगा ना। चलिए यहाँ पे देखिए, तो मैं बता दिया नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट वाला ना, ये कब लॉन्च किया गया था, 2015 में। अगला क्वेश्चन 38 नंबर का देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ एक्वायर्ड स्किल। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल अर्जित करने के लिए विधि नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ऑब्जर्वेशन नहीं है, यहाँ पे एक ऑप्शन छूट गया है जो कि होना चाहिए रिपीटेशन लीडरशिप। तो यहाँ करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट मेथड ऑफ एक्वायरिंग। हाँ देखिए, एक्वायर नहीं किया जा सकता, जिसे अर्जित नहीं किया जा सकता, लीडरशिप अर्जित नहीं किया जा सकता। ये क्वालिटी होता है बचपन से ही किसी के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आ जाती है। अब देखिए, लीडरशिप के अंदर क्वालिटी सबके अंदर नहीं होती है ना, ये बचपन से ही पैदा होता है, इसे ही हम लोग एक्वायर नहीं कर सकते ना। जैसे लीडरशिप की क्वालिटी अपने अंदर नहीं ला सकते हैं, वो बचपन से ही इनबिल्ट होता है। हाँ, थोड़ा बहुत आप कोशिश करेंगे तो आ सकता है। चलिए 39 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, इन लर्निंग साइकोलॉजी स्किल इज रिलेटेड टू हैंड, इन द सेम वे एटीट्यूड इज रिलेटेड टू। जैसे कि लर्निंग साइकोलॉजी है, वो स्किल और जो है स्किल है, ये किससे है, जैसे मान लीजिए आप प्रैक्टिकल चीजें कर रहे हैं तो हाथ से कर रहे हैं, ऐसे ही सेम प्रकार से एटीट्यूड किससे रिलेटेड है, हार्ट से, हेड से, आई से, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्ट से, यानी कि आपके अंदर एटीट्यूड है, यानी कि आपके हार्ट के अंदर ऐसा कुछ है कि जो आप दूसरे से अलग दिख रहे हैं, वही एटीट्यूड बोला जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर का दिया है, स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन इन माइंड एंड रिकॉलिंग व्हेनेवर इट इज नीडेड अगेंस्ट ए स्टिमुलस रिस्पॉन्स इज कॉल्ड। सूचनाओं को मस्तिष्क में संग्रहित करना और इसकी आवश्यकता पड़ने पर उद्दीपन प्रतिक्रिया के विरुद्ध पुनर्स्मरण करना क्या कहलाता है। देखिए, आपके अंदर जो चीजें पढ़ ली है वो रहेगा, लेकिन कभी वक्त आएगा कि उसे आपको, जैसे आपने पढ़ा, आप भी चीजें पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, लेकिन ये कब आपको निकलना चाहिए, जब आप एग्जाम में बैठे, CITS फाइनल एग्जाम में, उस समय आपका निकले, आपको याद आ जाए, तो ये बेहतर माना जाता है। उसी को क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस को पुनर्स्मरण करना, यानी कि फिर से उस चीज को याद करना क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं रिटेंशन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं 41 नंबर पे। 41 नंबर का क्वेश्चन है, इन डेवलपमेंट साइकोलॉजी recency of the event, frequency of the event, interest in the event and association of the event is related to। यानी कि जो विकास की साइकोलॉजी है, विकास मनोविज्ञान है, ठीक है, घटना की अभिनवता, घटना की आवृत्ति, घटना में रोचकता और घटना की मेमोराइज, यानी कि जो फैक्टर मेमोराइज करते हैं वो किससे रिलेटेड है, रजिस्ट्रेशन से, रिटेंशन से, रिकॉल यानी पुनर्स्मरण से, या रिकॉग्नाइजेशन यानी कि अभिज्ञान से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिटेंशन, वो क्या हो जाएगा, अवधारण से करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, मैच द फॉलोइंग निम्नलिखित को मिला है, थ्योरी ऑफ लर्निंग, अधिगम। चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये थोड़ा क्वेश्चन ही मुझे इसमें ऑप्शन भी नहीं दिया है, जैसे यहाँ 1 R दिया है, तो 1 कौन मानू, 1 तो मान लीजिए यहाँ हो जाएगा, लेकिन R किसको माना जाए, इसमें R कहीं दिया ही नहीं है, P दिया है उसके बाद, तो ये अधूरा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीड ऑफ मैकलेलैंड थ्योरी। निम्नलिखित में से कौन मैकलेलैंड की सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। तो मैकलेलैंड की सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है, तो नीड ऑफ स्टीम यानी कि सम्मान की आवश्यकता है, ये मैकलेलैंड की थ्योरी की आवश्यकता नहीं है ना। इसको मैं डिलीट कर दूं, सिलेक्ट नीचे वाला भी हो गया, मुझे ये बस सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर मैकलेलैंड की थ्योरी नहीं है, कौन नहीं है, नीड ऑफ स्टीम, सम्मान की आवश्यकता। बाकी नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन और नीड फॉर पावर, शक्ति की आवश्यकता, ये सब क्या है, मैकलेलैंड थ्योरी की सिद्धांत है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं 44 नंबर। देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन है, देयर आर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन यूज इन लर्निंग प्रोसेस। अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली संबंधित जानकारी के कितने प्रकार होते हैं। तो संबंधित जानकारी के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं ना, जो कि किससे रिलेटेड होता है, लर्निंग प्रोसेस से। इंफॉर्मेशन यूज इन लर्निंग प्रोसेस, 3 काइंड्स ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं
विथ रेफरेंस टू रिलेटेड इंफॉर्मेशन ए मोटर कार ड्राइवर डॉट 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 ब्रेकिंग गियर सिस्टम ऑफ मोटर कार। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन था पहले मोटर कार के सभी तकनीक को एक कार ड्राइवर को अवश्य मस्ट नो था, वहां पे जानना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे देखिए ब्रेकिंग सिस्टम बोल रहा है और गियर सिस्टम। एक कार ड्राइवर है और उसको ब्रेकिंग सिस्टम ही नहीं पता होगा कि कैसे ब्रेक लगेगा, गियर की सिस्टम ही नहीं पता है, फर्स्ट गियर में चलाएंगे तो कितना चलेगा, सेकेंड गियर कैसे लगेगा, थर्ड गियर, ये सभी पता नहीं है तो वो नहीं चला पाएगा ना। तो यहाँ पे आप लोग पढ़िए संबंधी जानकारी के संदर्भ में एक मोटर कार चालक को कार ब्रेकिंग और गियर ब्रेकिंग को जानना चाहिए, शुड नो, ये बिल्कुल ही जानना चाहिए ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये करेक्ट आंसर दूसरा हो गया। 46 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द ट्रेनिंग इन द डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ऑफ डीजीटी इज नोन एज। डीजीटी की दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में प्रशिक्षु को छोर को किस रूप में जाना जाता है? तो आप लोगों को बताएं द ट्रेनिंग इन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ऑफ डीजीटी, यानी कि जो डिस्टेंस लर्निंग है डीजीटी का, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो जैसा कि मैं आप लोग को इसको बता दिया था, उसे किस नाम से जाना जाता है? स्पोक नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 47 नंबर। स्टूडेंट आर लॉगिंग इनटू देयर ऑनलाइन लर्निंग साइट एट स्पेसिफिक टाइम इन द डॉट डॉट। छात्र जो है एक विशिष्ट समय पर अपनी ऑनलाइन शिक्षण साइट पर लॉगिन करता है, तो उस लर्निंग को क्या कहते हैं? उस लर्निंग को क्या कहते हैं? उस लर्निंग को कहा जाता है फिक्स टाइम डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। क्योंकि ये क्या करता है, एक निश्चित समय में स्पेसिफिक टाइम पर वो क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक टाइम पे वो अपनी जो वेब, जैसे मान लीजिए कि आप बहुत से लोग आप ही में से ऑनलाइन तैयारी करते होंगे। ऑनलाइन तैयारी का मतलब है, मान लीजिए खान सर का कोई आप लोग क्लास खरीदे होंगे या कोई ऑनलाइन क्लास लिए ही होंगे, बहुत स्टूडेंट लिए रहते हैं अपने मोबाइल में, तो वो एक स्पेसिफिक टाइम बता दिया जाता है कि 8 बजे आप लोग का क्लास ऑनलाइन चलेगा। तो आप उस समय जाकर अपने ऐप को खोलते हैं और उस समय क्या करते हैं, ऐप खोलने का मतलब है ऑलरेडी आप लॉगिन होते हैं ना, आप अपने मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी डालकर क्या है ऑलरेडी ऐप में लॉगिन है। वही बोल रहा है कि फिक्स टाइम पे स्पेसिफिक टाइम पे आप जाकर लॉगिन करते हैं। मान लीजिए कि आप ऐप में लॉगिन ही नहीं किए तो आपका ऐप कैसे समझेगा कि आपने कोर्स लिया है? तो उस समय मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करते हैं, तो उस लर्निंग को क्या कहते हैं? उसे फिक्स टाइम बोलते हैं ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग। यानी कि डिस्टेंस लर्निंग हो रहा है लेकिन फिक्स समय 8 बजे क्लास आपका चलेगा। तो बहुत से ऑनलाइन क्लास करते हैं, ठीक है, लाइव क्लास भी उसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो एड। ऑडियो एड का मतलब है जो आवाज के द्वारा आप लोग पढ़ पाए। ठीक है, जैसे कि आप लोग अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, ऑडियो एड भी है और विजुअल एड, यानी कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों है। लेकिन सिर्फ ऑडियो एड आपका क्या है, तो इसमें ओवरहेड प्रोजेक्टर रेडियो, तो यहाँ रेडियो करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियो में सिर्फ आपको आवाज सुनाई देती है ना, रेडियो में क्या सुनाई देता है, सिर्फ आपको आवाज सुनाई देता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा ना, यही ऑडियो एड है। बाकी ओवरहेड प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर क्या है, प्रोजेक्टर कहीं चार्ट तो आप देख पाते हो उसमें। ठीक है, चाक बोर्ड है, जैसे आपके क्लास में चाक और बोर्ड है तो उससे क्या कर सकते हैं, बोर्ड पे आप देख सकते हैं, विजुअल एड है। कैमरा क्या है, ये भी एक विजुअल एड है। कैमरा में स्क्रीन क्या होता है, कैप्चर कर लिया जाता है सामने की चीजों को। तो ये तीनों क्या है, जिस पे टिक नहीं लगा है, ये एक वीडियो एड है। बाकी ऑडियो एड की बात करें तो रेडियो एड क्या होगा, ऑडियो एड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 49 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राफिक एड। निम्नलिखित में से कौन सी आलेखीय सहायक सामग्री है, चार्ट, पोस्टर, बोथ चार्ट एंड पोस्टर, ठीक है, या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 49 का, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ चार्ट एंड पोस्टर। अब देखिए ग्राफिक एड का मतलब है जिसमें आप लोग ग्राफ दिखे, तो ग्राफ किसमें दिखता है, चार्ट जो बनाएंगे तो उसमें क्या दिखता है, ग्राफ दिखेगा आपको। पोस्टर बनाएंगे उसमें भी चार्ट दिखेगा। चार्ट का मतलब, ग्राफिक का मतलब है चित्र, तो चित्र आपको जब पोस्टर बना रहे हैं या चार्ट बना रहे हैं तो वो आपको तो चित्र दिखेगा ही ना। तो ग्राफिक एड क्या हो जाएगा आपका, पोस्टर और चार्ट दोनों हो जाएगा। तो बोथ चार्ट एंड पोस्टर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लर्निंग मटेरियल। निम्नलिखित में से कौन सी एक अधिगम सामग्री है, ठीक है, लर्निंग मटेरियल है। यहाँ लर्निंग मतलब सीखने की मटेरियल जिससे आप सीख पाए। कौन सा मटेरियल, इंफॉर्मेशन शीट से आप सीख पाएंगे या लेसन प्लान से या डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान से या ऑल ऑफ दिस।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन शीट। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी वर्कशॉप में वर्क कर रहे हैं, तो आपको क्या लर्निंग करना है उस वर्कशॉप के बारे में, तो आपके पास अगर इंफॉर्मेशन शीट रहेगा तो आपको उस इंफॉर्मेशन शीट से बिना वर्कशॉप, बिना उस कॉलेज में गए, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे पता चल जाएगा। यानी कि आपको नॉलेज हो जाएगा, लर्न कर लेंगे, सीख लेंगे कि कितने उस वर्कशॉप में मशीनें हैं और कौन कौन सी मशीन है, ये इंफॉर्मेशन शीट में आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो लर्निंग मटेरियल क्या होगा, किसी भी इंस्टीट्यूट या संस्था का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन शीट से ही आपको सारी चीजें सीख जाएंगे, कौन कितने मटेरियल है वहां पे, कौन कौन से कच्चे पदार्थ। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 51 नंबर दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज टू बी कंसाइडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग विम। ठीक है, बोल रहा है कि कौन से फैक्टर पे विचार किया जाता है जब हम लोग विम को प्रिपेयरिंग करते हैं, बनाते हैं। विम का हम ऑलरेडी आप लोगों को फुल फॉर्म बताया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। ठीक है, मैं विम का इंतजार करूंगा, सभी का WIM का फुल फॉर्म याद रहना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि जो विम हम बनाते हैं, तैयार करते हैं, उसको क्या विचार में रख के बनाते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षु का स्तर का ध्यान रखकर हम लोग विम को तैयार करते हैं, या क्लियर ऑफ ऑब्जेक्टिव, स्पष्ट उद्देश्य रखकर हम विम बनाते हैं, या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, या हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को रखकर विम बनाते हैं, या ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो 4th हो जाएगा। इन सभी को ध्यान में रखकर हम विम को तैयार करते हैं। अब देखिए विम आप लोग का अभी तक कमेंट नहीं आया, चलिए मैं बता दे रहा हूँ। विम रिटेन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, रिटेन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, विम का फुल फॉर्म क्या होता है, रिटेन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बनाते वक्त हमें प्रशिक्षु के स्तर को ध्यान रखना चाहिए, हमारा क्लियर ऑब्जेक्टिव कि हम रिटेन इंस्ट्रक्शन मटेरियल किस लिए बना रहे हैं, और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कौन से सोर्स से वो रिटेन इंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है ना। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि मैं आप लोगों को अभी बता रहा था विम का फुल फॉर्म, अब उसी से क्वेश्चन बन गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सभी आप लोगों को फुल फॉर्म याद रखने चाहिए। विम में हो गया, स्वाट हो गया, SWOT, स्वाट का फुल फॉर्म क्या होगा, तो स्ट्रेंथ, वीक, O से अपॉर्चुनिटी और T से थ्रेटन, ये याद रखिएगा स्वाट का। अब चलिए विम का फुल फॉर्म आप लोगों को मैं बताया हूँ, इसमें बोला है M स्टैंड फॉर, M का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आपको पता है रिटेन इंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, M इसमें क्या है, रिटेन इंस्ट्रक्शन मटेरियल, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ना। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, इसको मुझे लग रहा है डिलीट ही करना पड़ेगा, फिर मैं इसको ठीक लगा दी। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, 53 नंबर दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री विद्यार्थी द्वारा तैयार की जाती है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है लेसन प्लान, इंफॉर्मेशन शीट, प्रिपेयरिंग ऑपरेशन शीट या डेली डायरी। यहाँ पे स्टूडेंट के द्वारा पूछ रहा है, न कि इंस्ट्रक्टर के द्वारा। तो यहाँ करेक्ट आंसर आप लोग का बताइए क्या हो जाना चाहिए, जो डेली डायरी है ये किसके द्वारा बनना चाहिए, एक स्टूडेंट के द्वारा डेली डायरी तैयार करवाया जाता है। जब आप एक इंस्ट्रक्टर बन जाएंगे, किसी ITI में आप पढ़ाने लगेंगे, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा, तो सबको जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट होते हैं डेली डायरी बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए बोलिए कि कितने बजे आए, कितने बजे तक वो कौन सी क्लास की है, कितने बजे तक प्रैक्टिकल की है, ये डेली डायरी कौन बनाता है, एक स्टूडेंट बनाता है ना। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, दिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इजी ऐसे टाइप टेस्ट। ऐसे मतलब होता है निबंध, ठीक है, तो निबंध प्रकार का टेस्ट कौन है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट एक निबंध प्रकार का टेस्ट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन होते हैं, आप बस टिक करना होता है ना। अगला ओरल टेस्ट, ओरल टेस्ट आप मौखिक रूप से बता सकते हैं किसी चीज को, जैसे इंटरव्यू होता है तो मौखिक रूप से ही बताया जाता है। कोई मान लीजिए आपसे पूछा, इंटरव्यू लिया कि आपका नाम क्या है, तो आप मौखिक बता सकते हैं, मेरा नाम जो भी है आपका मोहन है, मेरा नाम सोहन है, तो ये ओरल टेस्ट हो गया। ये भी क्या है, ऐसे टाइप टेस्ट नहीं हुआ। लेकिन देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ठीक है। सब्जेक्टिव टेस्ट का मतलब ये एक होता है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जिसमें आप डिस्क्राइब करते हैं किसी चीज के बारे में। जैसे मान लीजिए आप फिटर से हैं, तो आपका आगे की लेथ मशीन क्या है, लेथ मशीन को मशीनों की माता क्यों बोला जाता है, तो आपको यहाँ लिखकर बताना पड़ेगा। यही क्या है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बोलिए या सब्जेक्टिव टेस्ट बोलिए या ऐसे टाइप टेस्ट इसको बोल सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। लेकिन परफॉर्मेंस टेस्ट जो होता है इसे हम लोग स्किल टेस्ट भी बोल सकते हैं या हैंड टेस्ट भी बोल सकते हैं।
यहाँ पे प्रैक्टिकल भी बोल सकते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट को, जिसमें आप लोग किसी कार्य को करके दिखाना पड़ता है अपने हाथों से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे टाइप टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट याद रखिएगा या डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 55 नंबर दिया है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेस्ट, परीक्षण का उद्देश्य क्या है, टेस्ट का उद्देश्य क्या है, क्यों आप टेस्ट लेंगे किसी का। तो आपका टेस्ट क्या करने के लिए टेस्ट क्यों लिया जाता है, टू चेक द अंडरस्टैंड ऑफ लर्नर, जो जिसे आप सिखा रहे हैं यानी कि स्टूडेंट को सिखा रहे हैं तो उसे चेक करने के लिए कि वो सीखा कि नहीं सीखा। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, टेस्ट इसी पर्पज से लिया जाता है कि जैसे आपने क्लास में पढ़ाया तो लड़के उस चीज को समझे हैं या नहीं समझे हैं, उसको कैसे आप लोगों को पता चलेगा। तो ये आपका उद्देश्य होना चाहिए कि मैं थोड़ा टेस्ट ले लूंगा जिसे स्टूडेंट के बारे में पता चले कि वो पढ़ाई किए हैं कि नहीं किए मन से ना। दूसरा जो है पर्पज, इसका टेस्ट का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्यों है, टू इनकरेज द लर्नर टू स्टडी। इसमें कैसे देखिए, उत्साह बढ़ाने के लिए, जो लर्न कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो स्टूडेंट है, उनको उत्साह बढ़ाने के लिए टेस्ट लिया जा सकता है। जैसे आप बोल दिए कि मैं परसों टेस्ट लूंगा आप सभी का, जैसे आप पढ़ा रहे हैं तो उनके अंदर पढ़ने की जिज्ञासा आएगी, सर परसों टेस्ट लेंगे, दोहरा लो, कैसा होगा कैसा नहीं, तो ये उनके अंदर उत्सुकता बढ़ेगी, उत्साह बढ़ेगा। ठीक है, तीसरा आप देखिए, टू गाइड द लर्नर बाय नोइंग देयर वीक पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आप टेस्ट का पर्पज रखते हैं कि जो भी स्टूडेंट सीख रहा है, ठीक है, और उसका वीक पॉइंट क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपने मैथ पढ़ाया, परसेंटेज पढ़ाई वर्कशॉप कैलकुलेशन में, और टेस्ट लिया, परसेंटेज से 10 क्वेश्चन दिए, लेकिन किसी स्टूडेंट को पता चला कि 10 क्वेश्चन में से वो 2 क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहा है, तो इसे आपको नॉलेज मिल जाएगा कि मेरा कौन सा स्टूडेंट का कौन सा वीक पॉइंट है, उसे फिर क्लास में आप लोग दोबारा पढ़ा देंगे, जिससे आपका जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, वो अधिक सीख जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे तो पर्पज क्या था टेस्ट का, ये सभी होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं 56 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन ऑफ एक्सीडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना का एक कारण होता है। तो दुर्घटना का कारण क्या हो सकता है, वर्क ऑन ए सेफ मशीन, सुरक्षित मशीन पर कार्य करना, ये दुर्घटना का कारण नहीं होगा। फॉलोइंग ऑल सेफ्टी रूल, सभी सुरक्षा नियमों को पालन करेंगे तो भी आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। कोई मशीन पे वर्क कर रहे हैं और उसका सभी सुरक्षा पता है आप लोगों का, तो एक्सीडेंट नहीं हो सकता। यूजिंग सेफ्टी अपैरल्स व्हाइल वर्किंग, कार्य समय सुरक्षा साज सामानों का प्रयोग करना, तो भी आप सुरक्षा रहेंगे, एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट होने का रीजन क्या है, हरी टू वर्क, जल्दी जल्दी कार्य करने में लगे हैं, मशीन हेवी चल रहा है, फिर भी आप फटाफट लग रहा है कि जल्दीबाजी में काम कर रहे हैं, तो उस समय आपका एक्सीडेंट का चांस बढ़ जाता है ना। तो कभी भी मशीन पे वर्क करते समय बिल्कुल आराम से वर्क करें, जो उसकी सेफ्टी रूल है वो सेफ्टी रूल को ध्यान में रखते हुए वर्क करना चाहिए। जो आपको मशीन पे वर्क करते वक्त जैसे जूता हो गया, ठीक है, एप्रोन हो गया, ये सभी आपको पहनना चाहिए। गॉगल्स हो गया, अगर अलाउ है, जैसे वेल्डिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसका चश्मा पहनिए, वेल्डिंग चश्मा जो आता है, तो ये सभी आपको ध्यान रखना होगा। तो एक्सीडेंट कब होता है, जब आप जल्दी जल्दी काम करते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। चलिए 57 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, हु डेवलप द टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जिन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों की वर्गीकरण को विकसित किया, उसे किसने किया, शैक्षिक उद्देश्यों की वर्गीकरण किसने किया, इसका विकास वर्गीकरण विकसित किसने किया। तो करेक्ट आंसर 57 का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा बेंजामिन ब्लूम ने। इसको ऑलरेडी मैं ऊपर भी आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिएगा 58 नंबर दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हाउसकीपिंग। इसके भी बारे में मैं पीछे की वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में बताया था, फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। जो हाउसकीपिंग का मतलब है, जहाँ पे आप रह रहे हैं, यहाँ पे गृह व्यवस्था, यानी कि आपकी घर की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। यहाँ घर की व्यवस्था से ही मतलब नहीं है, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस इंस्टीट्यूट में या जिस कंपनी में वर्क कर रहे हैं, उससे हाउसकीपिंग का मतलब है। हाउसकीपिंग मतलब जहाँ पे आप रह रहे हैं उसे किस तरह से रख रहे हैं, तो उसे कैसे रखना चाहिए, तो उसे स्वच्छ रखना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा ना 58 का। तो उस जगह को क्या रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। स्वच्छ कैसे रखेंगे, मान लीजिए मशीन पे वर्क हो रहा है, लेथ मशीन पे आप वर्क कर रहे हैं, वहीं पे चिप्स गिर रहा है, उसका छोटा छोटा टुकड़ा गिर रहा है, आप उसको साफ सफाई नहीं रख रहे हैं, टूल्स इधर उधर रखे हैं, तो ये क्लीनलेस नहीं कहा जाएगा ना। क्लीनलेस का मतलब है सभी जो टूल्स है अपनी जगह पे रखिए, चिप्स को साफ करिए, अपने आसपास के क्षेत्र को तेल से न गिरने दीजिए, इसी को अच्छे हाउसकीपिंग कहते हैं ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 59 नंबर दिया है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएट विथ गुड वर्कशॉप, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी कार्यशाला के साथ संबंधित है। एक अच्छी कार्यशाला गुड वर्कशॉप से संबंधित कौन है, फायर एक्सटिंग्विशर हो वहां पे, फर्स्ट एड हो वहां पे, सेफ्टी बोर्ड्स हो, ये सभी अगर है वर्कशॉप में, जिस वर्कशॉप में आप वर्क कर रहे हैं, जैसे वहां पे आग लगे तो उसको बुझाने के लिए मशीन लगी हो, फायर एक्सटिंग्विशर रखे हो, फर्स्ट एड यानी कि कुछ हो जाए तो फर्स्ट एड की सुविधा हो, थोड़ी बहुत दवाइयां हो, थोड़ी बहुत मतलब आपको बचाने वाली दवाइयां हो, तो ये फर्स्ट एड भी होनी चाहिए, तभी अच्छा वर्कशॉप कहा जाएगा। सेफ्टी बोर्ड हर जगह रहनी चाहिए कि ये मशीन पे खतरा है, तार को न छुएं, अपना जूता पहनकर ही वर्क करें, ये सभी सेफ्टी बोर्ड होगा तो आप सुरक्षित रूप से वहां पे काम कर पाएंगे, उसी को अच्छा वर्कशॉप बोला जाता है, गुड वर्कशॉप। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर ऑफ दीज। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिएगा 60 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ गुड काउंसलर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है। यहाँ पे गुड काउंसलर का गुण नहीं है ये बोल रहा है, क्वालिटी नहीं होनी चाहिए एक गुड काउंसलर के अंदर, क्या नहीं होना चाहिए, तो उसके अंदर ही शुड बी सिंपैथी, उसे सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिंपैथी क्यों नहीं होनी चाहिए कि अगर वो सिंपैथी होगा, गुड काउंसलर है, अच्छा काउंसलर है, तो 100 स्टूडेंट आएंगे तो सबके प्रति अपना सहानुभूति दिखाएगा तो वो अच्छा से मैनेज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अच्छा सहानुभूतिपूर्ण नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक गुड काउंसलर को। अब आपके लिए एक काम मैं दे रहा हूं, अब 61 नंबर का क्वेश्चन है, ए स्वॉट एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग एलिमेंट एक्सेप्ट, आपको स्वॉट की फुल फॉर्म हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, स्वॉट की फुल फॉर्म क्या होगा। अब इसमें बोल रहा है कि किसको नहीं है, इसमें एक्सेप्ट किसको छोड़कर नहीं है वो बताना है। तो स्वॉट का फुल फॉर्म याद रहेगा, तो इसमें विलिंगनेस दिया है, स्ट्रेंथ दिया है, अपॉर्चुनिटीज दिया है, थ्रेट दिया है। तो देखिए आपको पता होगा यदि स्वॉट का, तो मैं इसके बारे में कल बताऊंगा यदि आप नहीं जानते होंगे तो। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। मेरा टारगेट है 10 क्लास में आपको क्रैश कोर्स में कंप्लीट करूं, 300 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में करवा रहा हूं। सभी क्रैश कोर्स की वीडियो की लिंक, प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्रैक्टिस के लिए आपको हमारे successcareer.co.in successcareer.co.in पे आकर प्रैक्टिस कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, कैटेगरी यहाँ पे दिया है शिक्षण का सिद्धांत, इससे सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको वो सभी जितने भी हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के ये सभी आ जाएंगे, और बारी बारी से आपको यहाँ पे आके क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। यहाँ पे अदर लैंग्वेज में भी है, हिंदी में है, जो लैंग्वेज आप पढ़ना चाहेंगे सब लैंग्वेज दिया है, डच, इंग्लिश, यानी जो ऐसा कोई भी लैंग्वेज नहीं है जिस लैंग्वेज में आप नहीं पढ़ना चाहते हो। जैसे मान लीजिए कि आप उर्दू में भी पढ़ना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे उर्दू में भी ये अवेलेबल हो जाएगा, तो यहाँ सेलेक्ट लैंग्वेज करके भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा क्योंकि इंग्लिश में ही, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपका क्वेश्चन आता है जिसमें आप अच्छे से दे पाए ना। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोग को सिर्फ CITS फाइनल एग्जाम ही पास नहीं करवाऊंगा। जब तक आपका सेट नहीं हो जाएंगे, इंस्ट्रक्टर नहीं बन जाएंगे, तब तक हम आपके साथ रहेंगे। सभी जॉब की वैकेंसी, हर एक चीज पूरी तैयारी के साथ आप लोगों के साथ रहूंगा जब तक आप लोग एक इंस्ट्रक्टर नहीं बन जाएंगे। तो प्लीज इस चैनल को बहुत दिलो जान से सपोर्ट करिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।